So that is why I say that when it comes to impunity, it is here where the Muslim case loses its specificity. अब मुसलमान अकेले ही नहीं हैं. जी. All cases of mass violence in India, more or less. Impunity है. वहाँ पे एक it happens because there is a guaranteed impunity. आप बार बार आपके काम में एल्यूसिव सिटीजनशिप नाम की एक चीज़ आती है जो कि पेपर पे अलग है और प्रैक्टिस में अलग है. What is happening with Muslims or has happened with Muslims is a point which I referred to earlier also. Is it not only the citizenship but it is the project of denationalization. राइट. जो मुस्लिम्स का सिचुएशन है, जो मुस्लिम्स की पर्टिकुलर सिचुएशन है सिटीजनशिप को लेकर, क्या ऐसे एक्सपेरिमेंट्स और भी कम्युनिटीज़ के साथ किए गए हैं? It is not a coincidence कि आप चाहे देखिए इकबाल या जिन्ना या इवन मौदूदी, ये लोग सभी at one point of time were very closely associated with the Indian nationalist politics. लेकिन क्या वो आइडियोलॉजी इतनी डीपली पेनिट्रेट कर गई है समाज में कि अब समाज में भी वो ऑटोमेटिकली अल्जराइजेशन हो रहा है मुसलमानों का? नो वन हैज़ टू कम एंड से दैट कि मुसलमानों का अल्जराइजेशन करो. जो पॉपुलर आजकल यूपी से खास के निकल के आया है योगी मॉडल जिसको कहा जाता है और काफ़ी सेलिब्रेट भी किया जाता है. जी. पर बुलडोजर जस्टिस है क्या? इट इज़ कंप्लीट डिनायल ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस. इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इज इलीगल. आप CAA NRC को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो आपने एक नया फ्रंट खोल दिया है SIR को, और SIR के थ्रू आप वही करना चाह रहे हैं जो आप CAA NRC के थ्रू करना चाह रहे थे. Nowadays, Mr. Asaduddin Owaisi is trying to be as aggressively and anti-Pakistan or as aggressively, nationalist as possible. Right. Trying to be a step ahead of even the Hindutva nationalists. But that doesn't make any difference as much. हेलो, सलाम, आदाब. नाउस नेटवर्क के एक और पॉडकास्ट में आप सबका खैर मकदम है. मैं हूं असद अशरफ और आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो मौजू है मुसलमानों से जुड़े हुए सिटीजनशिप के सवाल. और इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर तनवीर फजल. प्रोफेसर तनवीर फजल एक जाने माने पॉलिटिकल सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने स्टेट, माइनॉरिटी राइट्स, एक्सक्लूजन, सिटीजनशिप जैसे फंडामेंटल इश्यूज़ पे कई सारी किताबें लिखी हैं, को ऑथर की हैं और एडिट भी की हैं. फ़िलहाल ये BML मुंजाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं. तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप बार बार आपके काम में एल्यूसिव सिटीजनशिप नाम की एक चीज़ आती है जो कि पेपर पे अलग है और प्रैक्टिस में अलग है. तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएंगे कि क्यों ये इंडियन मुस्लिम के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में बार बार आती है. एल्यूसिव सिटीजनशिप एक्चुअली एक मेरी हम लोग की भी हाल की किताब है, मुस्लिम्स एंड मोबिलिटी एंड मार्जिनैलिटी करके, जिसमें हमने एल्यूसिव सिटीजनशिप टाइटल में ही रखा है. बट यू आर राइट कि जो मेरे काम को अगर देखा जाए तो ज़्यादातर काम उसी नज़रिए से सिटीजनशिप के क्वेश्चन को एड्रेस करता है. तो सवाल यह है कि सिटीजनशिप एज एन आइडिया जब इमर्ज किया तो इट इमर्ज विद दिस आइडिया कि सिटीजनशिप आपको क्या देता है? मेंबरशिप इन अ स्टेट, लीगल मेंबरशिप. इट इज़ अज्यूम कि हर सिटीज़न किसी भी स्टेट में इक्वल राइट्स एंजॉय करता है, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी एनश्राइंड है. लेकिन अगर आप उसको गौर से देखें और उसको ज़मीन पे उतरते हुए जब देखें तो आपको लगेगा कि ये सिटीजनशिप बहुत हद तक एक शिमरा की तरह है, जो है जिसकी ज़रूरत, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू सिटीजन बीइंग इक्वल सिटीज़न वो इम्पॉर्टेंट है, पर वो ज़मीन पे उतरने वाली बात जो उसको लेकर के कही जा सकती है वो बहुत दूर है उससे. इसकी वजह बहुत है. समाज के अंदर जो बहुत सारी इनइक्वालिटी है वो भी एक वजह है, और उस इनइक्वालिटी मैं देख रहा हूँ कि ओवर द ईयर्स दूर होने के बजाय बल्कि रीइंफोर्स हो रही है. और समाज के अंदर के अलावा जो सरकारें हैं, जो सत्ता है, जो सियासत है, वो जो एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता था इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को इम्प्लीमेंट करने का,
वो हाल के दौर में कम से कम 1-2 डिकेड से अगर आप देखें ख़ास करके, तो इस सिटीज़नशिप के नज़रिए से कम्प्लीटली अलग है, दूरी बना रखी है। जब से ख़ास करके हिंदुस्तान में एक हिंदुत्व रिजीम का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है सेंटर में और सब बहुत सारे स्टेट्स में, हम देख रहे हैं कि जो फॉर्मल जो सिटीज़नशिप का प्रॉमिस है वो भी इरोड हो रहा है बहुत हद तक। ये तो छोड़ दीजिए कि माली हालात में जो एजुकेशनल स्टेटस या सामाजिक तौर पे जो भी बदहाली है, उसके अलावा जो लीगल राइट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उसमें भी दिन प्रतिदिन देख रहे हैं कि किसी न किसी तरह उसको कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। ख़ास के मुसलमानों के नज़रिए से अगर देखें, अब आप एक जो पॉपुलर आजकल यूपी में से ख़ास के निकल के आया है योगी मॉडल जिसको कहा जाता है और काफ़ी सेलिब्रेट भी किया जाता है जी। हमारे मीडिया के डिस्कोर्सेज में, हमारी जो मेजॉरिटेरियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसमें भी। और वो कहा जाता क्या है कि बुलडोज़र जस्टिस, पर बुलडोज़र जस्टिस है क्या? इट इज़ कंप्लीट डिनायल ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इज इलीगल। राइट। लेकिन हमारे ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिक्स तो है ही है, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो जिन्होंने ओथ लिया कॉन्स्टिट्यूशन पे, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, जुडिशरी हो। 1-2 आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह बीच में आए थे, पर डिस्पाइट दैट किसी न किसी तरह वो चल रहा है, जहाँ पर कि किसी को आप अक्यूज़ करें और जाकर के खुद ही पनिशमेंट भी दे दें। राइट। तो ये व्हेन वी टॉकिंग अबाउट इल्यूसिव सिटीजनशिप, बहुत सारे इस तरह के जो मसले हैं जो डे टू डे ज़िंदगी से जुड़े हैं, और आम इंसान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मुसलमान इसमें इस इल्यूसिव सिटीजनशिप से परेशान हैं, बल्कि बहुत सारे और दूसरे भी कमज़ोर तबके। पर हाल के दौर में ख़ास के मुसलमानों के मामले में क्या हम देखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम इरोडिंग देयर सिटीजनशिप राइट्स, देयर इज़ अ कॉन्सेंट्रेटेड अटेम्प्ट कि उनको डी नेशनलाइज किया जाए। बाय डी नेशनलाइजिंग आई मीन कि उनका जो क्लेम है बीइंग अ को नेशनल, उसको ही सवालों के घेरे में डाल दिया जाए, चाहे बहुत तरह के दूसरे अलग अलग तरह के नोमेनक्लेचर दे करके, उनको बाहरी बता करके, उनको ट्रेटर्स बता करके, उनके पेट्रियोटिज़म पे कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन मार्क लगा के, उनकी हिस्ट्रीज़ को डिनाई करके वगैरह। तो ये है what I would say in sum total what we see elusive सिटीजनशिप। इसका हल क्या है मुसलमानों को, या आप कह रहे हैं जो दूसरे समाज के लोग भी हैं जिनको इल्यूसिव सिटीजनशिप फेस करनी पड़ती है, और वह कहीं ना कहीं उनके ऑन द सरफेस तो इक्वल सिटीजन्स हैं कागजी तौर पे, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं है, तो ऐसी कम्युनिटीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए इस सिचुएशन में? No, one is of course organizing themselves, और मुझे लगता है कि इसमें सॉलिडारिटी एक बहुत ही ज़रूरी और अहम चीज़ है। सॉलिडारिटी अमंग्स मुस्लिम्स एज वेल एज अक्रॉस मार्जिनल कम्युनिटीज़। इस सॉलिडारिटी कई बार अटेम्प्ट हुई है पर बहुत सस्टेन नहीं रहती है। उसकी वजह यह है कि मुझे लगता है कि मार्जिनलिटी पे ही अभी तक हम कोई कंसेंसस पे नहीं पहुंच पाए हैं कि मार्जिनलिटी क्या है, किस तरह से अलग अलग कम्युनिटीज़ को इम्पैक्ट कर रही है। क्या माली हालात की मार्जिनलिटी में काउंट होगी कि नहीं? क्या जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उसको हम किस तरह से समझ रहे हैं, मुसलमानों के अंदर भी और दूसरी कम्युनिटीज़ में भी? हम किस तरह से जो जेंडर के बेसिस पे वायलेंस है, अगेन रूटीन डिस्क्रिमिनेशन है, उसको किस तरह से एड्रेस करेंगे? और इन सब के साथ साथ जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी अपनी ऑटोनॉमी को समझना विदाउट मेकिंग एनी
प्रिस्क्रिप्टिव डिमांड ऑन देम। तो एक पॉलिटिक्स ऑफ सॉलिडारिटी की ज़रूरत है। एंड दिस पॉलिटिक्स ऑफ सॉलिडारिटी कैन इमर्ज कोई ड्राइंग रूम से या सेमिनार हॉल से तो नहीं हो सकती। कॉन्स्टेंटली डोमेन ऑफ प्रैक्टिस से ही हो सकता है कि लोग लगातार एक दूसरे के सवालों के साथ हमदर्दी रखें, उस पर इंगेज करें। राइट। अच्छा सर, आपने ये भी कहा कि जो इल्यूसिव सिटीजनशिप का मसला है वो कहीं ना कहीं इंटरनल प्रॉब्लम भी है, और आपने जो पहला स्टेटमेंट जो आपका था वो आपने कहा कि ये एक इंटरनल भी सवाल है मुसलमानों के बीच में, और उसको मैं थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ इज़ इट एन इंटरनल क्वेश्चन एंड विद इन मुस्लिम्स व्हाट हैपेंस कि सिटीजनशिप के सवाल है उसमें। राइट। नो, बाय दैट आई मीन कि जो मुसलमानों के बीच में भी अलग अलग एक तो फ़िरक़े हैं और अलग अलग तरह के, उसको चाहे आप बिरादरियां हैं, उनकी अपनी पहचान है, उनकी अपनी आपस की लड़ाइयाँ हैं वगैरह वगैरह, और ऑल्सो एक सोशल हायरार्की भी एग्जिस्ट करती है। औरतों का सवाल है, उन सब चीज़ जो एक मैं ये ज़रूरी नहीं है कि जो वेस्टर्न मॉडर्निटी है उसी के फ्रेमवर्क से सोचा जाए जी, पर एट द सेम टाइम बहुत सारी जो आज़ादियाँ जो पॉसिबल है, जो तरक्की पसंद थॉट्स हैं वो वेस्टर्न मॉडर्निटी ज़रूरी नहीं है कि वो वेस्टर्न मॉडर्निटी कॉन्सेप्ट वो इंटरनली भी इमर्ज कर सकती है थ्रू बाय रेफरिंग टू द इंडियन नॉन वेस्टर्न या इवन इस्लामिक हिस्ट्री एंड प्रैक्टिस। तो ज़रूरत है कि वो सही वो लफ्ज़ यूज़ किया कि तरक्की पसंद जो तहरीक़ें हैं जी उनके साथ एसोसिएट करके और उनसे जो फ़लसफ़ा इमर्ज किया है जी उसके साथ सीरियस एंगेजमेंट करके एक ऑल्टरनेटिव विजन इमर्ज कर सकता है। सर, आपकी 2014 की एक किताब है माइनॉरिटी नेशन स्टेट एंड माइनॉरिटी राइट्स, और उसमें आप मुस्लिम आइडेंटिटी डिस्कोर्स को 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं, कौम, मिल्लत और उम्मा। थोड़ा उसके बारे में हमें बताएंगे क्या है ये कैटेगरीज, और जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है और जो पार्टीशन का हैंगओवर है वो कैसे इनको रीइंफोर्स करता है? ना, ये बहस जो है बेसिकली नेशनहुड के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा आती, जो आइडिया ऑफ बिलोंगिंगनेस है वगैरह, जो मैंने पहले मेंशन किया था, डीनेशनलाइज करने की जो कोशिश हो रही है। तो एक अराउंड लेट कॉलोनियल पीरियड में भी ये बहस बहुत तेज़ थी, और उस दौरान में भी कुछ लोग अलग अलग तरह से वतन परस्ती और वतनियत या कौमियत वगैरह को समझने की कोशिश कर रहे थे। रेफरेंस पॉइंट सबका विद अमंग्स द मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, खास के इस्लामिक इंटेलेक्चुअल्स, रेफरेंस पॉइंट इस्लामिक थियोलॉजी ही थे। दे वर ड्राइंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम डिफरेंट इस्लामिक ट्रेडिशन, और उसके साथ बाद उससे वो अपने कंक्लूजन्स पे पहुंच रहे थे। तो ये जो बहस थी ये इसमें आप कहिए कि आज के दौर में अगर कहेंगे तो इसमें जमात इस्लामी के फाउंडर मौदूदी, जमीयतुल उलमा के वन ऑफ द वेरी की स्कॉलर्स हुसैन अहमद मदनी, और जो पोएट फिलोसफर इकबाल, मौलाना आज़ाद, ये लोग सब वेरी डीपली दे वर डिबेटिंग व्हाट इज़ ये नेशनहुड का आइडिया जो है, क्योंकि ये अल्टीमेटली जो नेशन का जो कंस्ट्रक्ट है वो तो वेस्ट से आया था। राइट। वहाँ पे जब 16-17 सेंचुरी में काफ़ी लड़ाइयाँ हो गई रिलीजन के बेसिस पे, सेक्ट्स के बेसिस पे, उसके बाद उन्होंने ये तय किया, हाँ, ये फार्मूला इमर्ज किया कि भाई जो ज़बान बोलने वाले लोग हैं उनका अपना स्टेट होगा। तो फ्रेंच स्टेट, जर्मन स्टेट वगैरह इस्टेब्लिश हुए, लेकिन उससे मसला तो हल नहीं हुआ, क्योंकि इसी से माइनॉरिटी का सवाल भी इमर्ज किया कि जो लोग जर्मन स्पीकिंग पीपल लिविंग इन फ्रेंच एरिया, अब उनको किस तरह से आप ट्रीट करेंगे, उनकी लॉयल्टी का क्या होगा, वो शक के घेरे में हमेशा आ जाते थे। तो ये बहस जो है हिंदुस्तान में भी आई जब
वी स्टार्टेड इमेजिनिंग आवरसेल्व्स कि पोस्ट ब्रिटिश किस तरह का नेशन आएगा, क्या उसके जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं वो किस तरह से को एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अमंग्स मुस्लिम्स जो बहस थी वो बहस आज की दौर में भी इम्पॉर्टेंट है टू सम एक्सटेंट, कि इस्लामिक थियोलॉजी में, पॉलिटिकल थियोलॉजी ख़ास के, उसमें एक दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम का कॉन्सेप्ट है जो बार बार आजकल भी कुछ लोग वो कोट करते हैं, निकाल के लाते हैं और कोट करते हैं जी। पर जो चीज़ वो कन्वीनियंटली भूल जाते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों ने और यहाँ पर जो इस्लामिक थियोलॉजियंस या इंटेलेक्चुअल्स रहे हैं, उन्होंने अपने इनोवेटिव कंट्रीब्यूशन भी किया है। उन्होंने कहा कि दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब तो सही है एक जगह है, लेकिन एक दारुल अमन का भी कॉन्सेप्ट है। राइट। और दारुल अमन वो है कि जहाँ दारुल इस्लाम में इस्लामिक रूल इज़ देयर, पीपल आर फ्री टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन एट्सेट्रा। दारुल हर्ब है जहाँ ये सब चीज़ों पे बंदिशें लग जाती हैं। पर दारुल अमन वो है जहाँ पे को एग्जिस्ट कर सकते हैं, मुस्लिम्स आर को शेयरर्स ऑफ पावर। और मौलाना आज़ाद इन लोगों का ये आइडिया था कि ये शुरू होता है, अगर इसकी कॉन्सेप्चुअल हिस्ट्री देखें तो वी कैन गो बैक टू सर सैयद वगैरह, जो दारुल अहद या दारुल अमन की बात कर रहे थे। तो जो कुछ लोग अभी आजकल ये सब कहते हैं दारुल अमन, दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम वगैरह, मुझे याद है कि एक पुलिस ऑफिसर तमिलनाडु में बैठे हुए बीच बीच में ये सब चीज़ें उठाते रहते हैं। थोड़ी भी तो हिस्ट्री उन्होंने पढ़ रखी है, लेकिन बहुत कन्वीनियंटली इस हिस्ट्री के ये एस्पेक्ट को निगेट कर देते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स ने दारुल अहद के रास्ते को समझा और उसको थियोलॉजिकली जो है इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। और उसको उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री में भी जो प्रॉफिट का जो एक किसी तरह का अलायंस बना था मदीना के ज्यूज़ के बीच से, उसको एक जिसमें प्रॉफिट ने डिक्लेयर किया कि ये भी हमारे हमवतन हैं जी, भले ही अलग रिलीजन के हों। तो इस आइडिया के साथ दारुल अहद और दारुल अमन के फाउंडेशन हुआ। तो ये बहस जो मैं कौम, मिल्लत और उम्मा की थी, उसमें मैं यही दारुल अहद के आइडिया के साथ समझने की कोशिश कर रहा था। तो कौम की बात तो ये है कि कई बार लोग कहते हैं कि भाई मुसलमान जो है एक कौम है जी, और एक कौम जो है नेशन के साथ भी जोड़ा जाता है। राइट, मतलब टेरिटोरियल आइडिया है, वही था जी। हाँ, और उम्मा जो है उसको उसी उम्मा के आइडिया के साथ ही मुस्लिम के की जो पेट्रियाटिक उनके जो अर्जेस हैं उसको उसके सवालिया निशान लगाया जाता है कि आप जो है अपने आप को एक उम्मा का हिस्सा मानते हैं, तो आप किसी स्टेट के, किसी कंट्री के, किसी टेरिटरी से एसोसिएट नहीं करेंगे। लेकिन मुसलमानों के बीच में इसको लेकर के बहुत सारी हर कंट्री में इसको लेकर के बहुत सारी बहसें हुई हैं और बहुत तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ इमर्ज किए। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उम्मा को हमेशा एक स्पिरिचुअल आइडिया माना गया, नॉन टेरिटोरियल। और ये देखा गया कि ऐसा कोई कॉन्टेस्टेशन नहीं है, आप एक अच्छे मुसलमान के तौर पे हिंदुस्तान में रह सकते हैं और एट द सेम टाइम अपने को रिलीजियनिस्ट जो दूसरी जगहों पे हैं उनके साथ भी, खास के स्पिरिचुअल मामले में, नॉट नेसेसरली ऑन पॉलिटिकल क्वेश्चंस, पर स्पिरिचुअल मामले में आप एक तरह से सोच सकते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें रिजॉल्व हुई हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने मुसलमानों के अराउंड जो सवाल है और जो सिटीजनशिप को लेकर सवाल है, आपने उसको सिख से भी कंपेयर किया है और कई पैरेलल्स ड्रॉ किए हैं, और उसमें मैं ये समझना चाहता हूँ कि वो डाइवर्ज कहाँ पे करता है, और इंडियन स्टेट जो है वो माइनॉरिटीज़ को अलग अलग कैटेगरीज में ट्रीट करती है या माइनॉरिटीज़ को एक कॉमन कैटेगरी मान के ट्रीट करती है। Yeah, that actually the first book you're referring to, Nation, State and Minority Rights, Comparative Perspectives on Muslim and Sikh Identities. Now Muslims and Sikhs, ये दो केसेस को मैंने स्टडी करने की कोशिश इसलिए की क्योंकि दोनों के अंदर एक हिस्टोरिकली एक आइडिया ऑफ नेशन इमर्ज किया था, ठीक है। और
वो उसका कोई थियोलॉजिकल नेसेसरली ओरिजिन नहीं था, उसका पॉलिटिकल एंड सोशल ओरिजिन ही था. पर व्हाट इज़ इंटरेस्टिंग इज कि इन प्रीडोमिनेंट हिंदुत्व डिस्कोर्स और टू सम एक्सटेंट ये डिस्कोर्स जो है इंडियन नेशनलिस्ट इससे भी एग्री या कन्वर्ज कर जाता था कि अगर आप उसको एनालाइज करें, एनालिटिकली सेपरेट करें, तो देखिए कि माइनॉरिटी, ऑल्दो देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, नेशनल माइनॉरिटीज़, उसमें मुस्लिम्स भी हैं, सिख्स भी हैं, अब शायद जैन्स भी आ गए हैं, बुद्धिस्ट हैं वगैरह वगैरह. लेकिन ऑन मेनी काउंट्स देयर इज़ अ डिस्टिंक्शन मेंटेन्ड बिटवीन रिलीजन्स विच आर ऑफ इंडियन ओरिजिन and those which are considered to be of non-Indian origin. और ये actually this idea of distinction between religions of different kinds and therefore people who adhere to those religions, ये शुरू होता है सावरकर के हिंदुत्व के पब्लिकेशन के बाद, पर उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी रहा है इंडियन थॉट में. तो द होल आइडिया वॉज कि दोज हु आर ऑफ नॉन अब्राहमिक origin, their fatherlands lie outside of India and therefore they cannot be trusted on count of their loyalty. और कुछ लोग तो इस हद तक जाके कहते थे कि इनको सेकेंड क्लास सिटीजन बना दिया जाए, लाइक गोलवलकर और सावरकर वगैरह, और वो चीज़ें अब और इन प्रैक्टिस रिवील हो रही हैं. तो ये दो सेपरेट केसेस मैंने इसलिए लिया था कि एक तो है ऑफ इंडिक या इंडियन ओरिजिन सो कॉल्ड, और दूसरा सो कॉल्ड ऑफ non-Indic or non-Indian origin. Abrahamic and non-Abrahamic. Yeah, that way you can say. And then try to see that in दोनों के बीच में जो political identity है उस किस तरह से डेवलप हुई हिस्टोरिकली. और हमने देखा कि दोनों मुसलमानों में भी एक टाइम में ऐसा दौर था जब अपने आप को एक सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स वर लुक सीइंग देमसेल्व्स एज डिस्टिंक्ट नेशन. They had certain arguments which may be today empirically not very valid. उसी तरह से सिखों के अंदर भी जो बाद में हमने देखा कि खालिस्तान का आइडिया आया, उसका ओरिजिन जो है बोथ मुस्लिम नेशनलिज्म एज वेल एज सिख नेशनलिज्म, उन दोनों का ओरिजिन जो है वो डिस्कोर्सेज अराउंड पार्टीशन जो हो रहे थे. वो ऑल कम्युनिटीज वाज लुकिंग एट अ फ्यूचर एंड दे वर अनश्योर के how will Indian nationalism accommodate their concerns. Right. So some who felt that it is incapable of attending to their concerns, तो उन्होंने अपना अलग रास्ता एडवोकेट किया. इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस कि आप चाहे देखिए इकबाल या जिन्ना या इवन मौदूदी, ये लोग सभी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम were very closely associated with the Indian nationalist politics. Right. Jinnah was secretary of Tilak. Right. Maududi wrote a biography of Gandhi. And then Iqbal Sahib, of course, was one of those very key figures in terms of Also wrote सारे जहाँ से अच्छा है. हाँ, जो who wrote the national song and all that. But at some point वो चीज़ें समझनी ज़रूरी थी ये कि it is not something instinctively there in the Islamic thought or non-Abrahamic religion, but politics takes a course. Right. और ये politics कोई isolation में नहीं है, वो politics इन कॉन्टेस्टेशन विद द नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है. और वहाँ पे वो जहाँ पे देखते हैं कि वीकनेसेस हैं, दे सम ऑफ देम शिफ्ट टू अ डिफरेंट आइडिया, दे स्टार्ट ड्रीमिंग डिफरेंटली. यही कोर्स जो है वी सॉ इन द सिख मूवमेंट एज वेल. अल्टीमेटली आई एम नॉट वन हु वुड एडवोकेट रिलीजियस नेशनलिज्म. Right. I would say that in fact it is an unsustainable idea. Right. और therefore मैं तो अपने जो नेशन स्टेट एंड माइनॉरिटी राइट्स वाली किताब है उसमें आई हैव ट्राइड टू फॉलो माई supervisor Professor T.K. Uman's work, Right. where he has emphasized upon the idea of multinationalism. आज की डेट में इस पे बात करने ही एंटी नेशनल माना जाएगा, पर
it actually was an idea which said that everyone's identity, etc., can be accommodated within a single state system. And so, in that sense, India as an accommodative nationalism would be a multinationalist project which would work far better than a nationalist idea. तो सिख और मुस्लिम नेशनलिज्म जो है अल्टीमेटली इवन इफ मुस्लिम नेशनलिज्म सक्सीड इन एस्टैब्लिशिंग पाकिस्तान बट इट डिड नॉट सेटल पाकिस्तान्स प्रॉब्लम्स. Right. I mean, they 71 में वो एक लैंग्वेज के क्वेश्चन पे अलग हो गए और वो सवाल अभी भी पाकिस्तान के अंदर है. 5 नेशनलिटीज़ हैं, उन वहाँ भी बलूचिस्तान है और वगैरह वगैरह है और कहते हैं कि पाकिस्तान नहीं है, पंजाबिस्तान है. सो मच ऑफ पंजाबी डोमिनेशन. दूसरी तरफ सिख नेशनलिज्म कुछ दिन तो चला, लेकिन उसके बाद अमंग्स द सिख्स देमसेल्व्स आल्सो देयर वर डिफरेंसेस एंड it could not be sustained. The argument which I was trying to put forward is that rather than seeing non-Abrahamic religions as as intrinsically जो है disloyal or something like that, you should concentrate on the unfolding of history and politics, and then you try to understand. You will come to better results. After all, why did Sikhs start seeing themselves as a different nation? Right. So if they were of Hindu origin, if they were of integrated to the Indian nationalist idea, तो उसकी समझ अब हम तभी कर सकते हैं if we leave the theological idea and go into the domain of politics, history, maybe political economy to find the answer. Right. सर, मुस्लिम नेशनलिज्म कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट है वहाँ से निकलता भी है, लेकिन जो सिख नेशनलिज्म है वो क्या उनके धार्मिक जो अंडरस्टैंडिंग है वहाँ पे उसका स्पेस है सिख नेशनलिज्म का, और क्या उस बेसिस था सिख नेशनलिज्म का, जो खालिस्तान का पूरा मूवमेंट था हिंदुस्तान में, उसकी बेसिक वजह क्या थी? Is it just because Muslims got a different country and they thought that equal share was not given to them and therefore they demanded another state for Sikhs too? Or is it something intrinsic to their own religion and culture which led to the demand of Khalistan? Nothing intrinsic to religion, but again I would say that the politics, post-partition and post-partition politics, if we see, the theatre is Punjab. Punjab was a state, a large state, with 3 predominant communities, religious communities. The Hindus, the Muslims, the largest being the Muslims, the Sikhs as well. Once the partition took place, East and West Pakistan, the Muslim population entirely from East Punjab moved into the West Punjab. It was total almost transfer of population. In fact, partition impacted deeply only 2 states of India, Bengal and Punjab. So now it completely now changed the demography there. The Sikhs who were earlier seeing themselves as part of, in some sense, the Indian nationalist discourse, now were in Punjab, but in a larger Punjab, which also included parts of Haryana and Pepsu states and Himachal Pradesh, etc., they were still a minority. So Sikhs felt at some time, and a lot of it is also around the question about, because it's largely an agricultural state, and most of the Sikhs were, particularly the dominant Sikhs, were Jats. The question of irrigation, canal, various other questions were also very important for them. So Sikhs started feeling at some point of time that unless and until they have a state of their own, they'll not be able to maintain their distinctiveness in a multicultural India. And Punjab was the sacred land. Right. So first they started
पंजाबी सूबा मूवमेंट 1960s, उसमें ये आर्ग्यूमेंट था कि पंजाबी बोलने वाले एरियाज़ जो हैं उनको अलग कर दिया जाए. They felt कि after that Sikhs will come into a majority, which happened, which ultimately after, but that Punjabi Suba movement also took a toll. उसमें कुछ very prominent Sikh gurus and gyanis, they had to Fateh Singh वगैरह उनकी जानें चली गई. Ultimately they were succeeded there. पर at the same time एक बड़ा सिख डायस्पोरा तैयार हो गया था, Right. Which was also looking towards some kind of space which is exclusively For Sikhs. Sikhs. हाँ. तो वो एक शुरू हुआ, but there was also a lot of mishandling from the Indian side. Ultimately, Operation Blue Star, etc. तो Sikh nationalism was a short-lived one, but Sikh nationalism is still there. What is not there is the separatism. Separatism. तो वो the idea कि Sikhs are in Punjabi they call it I remember Wakri Qaum, that is separate, Okay. distinct Qaum, Distinct distinct Qaum. nation. हाँ, the word Qaum is used in there as well. Right. तो वो idea अभी भी है, and that is the reason why they don't want to be co-opted within the larger Hindutva idea. हाँ. तो but at the same time separatism is not insisted upon because they found that it was futile. Right. A lot of lives were lost, and at the same time for a distinct Punjab as a separate state to survive and exist will be a challenge, I think. So that was one way in which. So the whole thing is to say that well, it is not necessarily the theology, not religion, but we have to address the question of politics, the question of history, the question of again political economy, etc., and then understand these kinds of mobilizations. तो शायद हम कुछ और बेहतर समझदारी पे पहुंच पाएंगे. राइट सर. सर आपने बात करी टी.के. ओमन साहब की, और आपने बोला कि मल्टीपल नेशनैलिटीज़ विद इन अ नेशन स्टेट रह सकती है, और एक साथ एक तरफ हम बात कंपोजिट नेशनलिज्म की कर रहे थे जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग जो है एक नेशनल आइडिया के साथ वो हिंदुस्तान के साथ रहे, और हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को माना था कि ये एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहेगा जिसमें सबको अकोमोडेट कर लिया जाएगा. एंड टू बी वेरी असर्टिवली सेइंग दैट कि वी पर्सनली रिजेक्ट द थ्योरी ऑफ पार्टीशन एंड एनी थ्योरी ऑफ सेसेशन फ्रॉम the Indian state or the state for that matter. लेकिन कमियां कहाँ रह गई थी कंपोजिट नेशनलिज्म में कि हिंदुत्व इतना ज़्यादा उजागर हो गया और इतना मजबूत फोर्स बन के आज के टाइम में इस्टेब्लिश कर लिया अपने आप को कि एक तरह से पूरे स्टेट को कैप्चर कर लिया. Right. It's a good question which you've raised, and this is something which I have been arguing, and it doesn't cut ice amongst most people. पर जैसे मैंने पहले भी कहा कि history is very important. We have to pay attention to the question of history, and not necessarily to take revenge. History should not be weaponized, but at least to understand things. Because without that, probably if we do not come to any complete understanding, तो चीज़ें half baked ही रह जाती हैं. अब जहाँ तक composite nationalism का सवाल था, I think serve more as a slogan, some amount of commitment, but was not, even amongst those who were the proponents of composite nationalism, उनके बीच में भी वो पूरी तरह से conviction नहीं था. इस वजह से ही एक मेजॉरिटेरियन टेंडेंसी शुरू से ही रही, और पार्टीशन का रीज़न भी पार्टली वो था जी. Those historians would say कि भाई एक मुस्लिम नेशनलिज्म या मुस्लिम लीग वगैरह एक तरफा ही एक अभियान चला रखा था उन्होंने. People like Aisha Jalal and all would have a different view. और in any ways common sense would also tell you कि एक हाथ से ताली तो बजती नहीं है. तो what was there? Why did that question which I raised earlier कि इकबाल, जिन्ना, all the prominent figures of separatism, if you say, Right.
why were they all nationalists earlier? And what was that moment of break? Why did they start thinking differently? और वो पीरियड को उस दौर की पॉलिटिक्स को समझे बिना हम आज के दौर में जो राइज ऑफ हिंदुत्व, एक फैशिस्ट टेंडेंसी इन इंडियन पॉलिटिक्स इमर्ज किया है, उसको समझने में इनकम्प्लीट रहेंगे. तो मेरी तो ये समझते है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स देखें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखें, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं जो कि एक मेजॉरिटेरियन टेंडेंसीज़ को उसके साथ फ्लर्ट भी करते हैं और उसको अकोमोडेट भी करते हैं. अब देखो हिंदी का सवाल है, जैसे लैंग्वेज का क्वेश्चन था, एक आइडिया जो इंडियन नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स से इमर्ज किया था कि भाई एक ज़बान होगी जो हिंदुस्तान के अलग अलग ज़बानों से मिलजुल के बनी हुई हिंदुस्तानी ज़बान. लेकिन आते आते उसको हिंदी कर दिया गया और उसमें भी अंडरलाइन किया गया कि हिंदी ड्रॉन लार्जली फ्रॉम संस्कृत एंड पार्शली फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस. यही नहीं, 1955 में, इफ आई एम करेक्ट, एक संस्कृत कमीशन इंस्टीट्यूट किया गया. संस्कृत कमीशन का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस था उसमें यह था कि टू सी वेदर संस्कृत कैन बिकम द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. अब हमें पता है कि संस्कृत का क्या है, वो इट इज़ नॉट अ स्पोकन लैंग्वेज, इट इज़ नॉट अ वर्किंग लैंग्वेज, बट एट द सेम टाइम एक काफ़ी तरह का इमोशनल एसोसिएशन विद संस्कृत है. एंड सरप्राइजिंगली दिस संस्कृत कमीशन जो है उसने रिकमेंड किया कि हाँ, संस्कृत is the only language in India which deserves to be the national language because every other language draws some vocabulary or the other from Sanskrit. Thankfully वो नहीं हुआ क्योंकि वो शायद प्रैक्टिकल नहीं था, इस वजह से उसको नहीं लाया जाएगा. इसी तरह से जो हम आर्टिकल 341 देखते हैं, ख़ास करके जो सवाल जो शेड्यूल कास्ट का है, तो उसमें हम देखते हैं किस तरह से क्रिश्चियन और मुस्लिम दलित्स को उससे बाहर कर दिया गया. 2 ही उसमें कंसेशन किए गए हैं. उसमें साफ साफ लिखा हुआ है क्लॉज 3 में कि जो अनटचेबल कास्ट वो हैं जो हिंदू धर्म से निकलते हैं. बट 2 कंसेशंस उसमें किए गए. एक था सिख, 1956 में some Sikh castes were included as scheduled castes. Right. And then 1990 में वीपी सिंह के सरकार के टाइम में न्यू बुद्धिस्ट को भी वो इंक्लूड किया गया. If you see the pattern, Christian and Islamic communities who otherwise follow same kind of occupation, वो सफ़र करते हैं उसी तरह के ह्यूमिलिएशन से, पर इसके बावजूद वो उसमें अकोमोडेटेड नहीं है. और एज अ रिजल्ट व्हेन you compare these communities who are of Christian or Muslim origin and their similar kind of occupations which others do or used to do earlier, रिजर्वेशन के बेनिफिट की वजह से वहाँ पे एक तरह का मतलब मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी हुई है जो मुसलमानों में ख़ास करके बिल्कुल एब्सेंट है जी. तो we again see that same distinction, the Hindutva distinction between the Abrahamic and non-Abrahamic religions is very, very evident even in the constitutional provision. Right. तो इसी तरह से बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो उस डायरेक्शन में जाते हैं. और अपार्ट फ्रॉम दैट, soon after the post-independent government was established, even when Nehru was the prime minister, we see that at the state level बहुत सारे ऐसे लॉज पास हुए जो प्रीडोमिनेंटली वो हैं, जैसे कि एंटी कन्वर्जन लॉ, जैसे कि एंटी काउ स्लॉटर लॉ वगैरह, जो कि अकोमोडेट करते हैं टेंडेंसी उनके कंसर्न्स को. तो दैट इज़ वाई से कि इवन इफ कंपोजिट नेशनलिज्म वाज देयर, कंपोजिट नेशनलिज्म इफ इट वी सी अंडरस्टैंड इट betrayed its own idea. Right. It was not accommodative to the extent it should have been. India is a hugely diverse country. Religious diversity के अलावा linguistic diversity वगैरह भी बहुत ज़्यादा है. और इसके बावजूद at the same time I must tell you कि
जो एक नेशनलिस्ट थिंकिंग होती है कि हम होमोजिनाइटी ले आएंगे तो उससे जो है जो लॉयल्टी वगैरह सवाल रिजॉल्व हो जाएगा. स्टेट की तरफ पीपल हु आर part of a similar kind of a cultural practice, similar kind of religion, language, etc., they will be more loyal बनिस्बत दूसरों के. लेकिन fact of the matter is diversity also brings in stability. आज की डेट में this is a reality. Despite the fact that there is huge inequality in India, despite the fact that there is a huge uneven development. There are certain states, Bengal, Bihar, Assam, you can name a few more, compared to those who are on the western coasts, Gujarat, Maharashtra, southern states. Their per capita income, their wealth, their prosperity, कोई comparison ही नहीं है. Despite all these uneven etc., you do not have those kinds of tendencies which various other countries in the world have faced, and this is one of the reasons is because of the diversity. Because it because of the diversity, एक organized kind of जो हमने देखा बांग्लादेश में हुआ, जो हमने देखा नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, वो हिंदुस्तान में शायद उस हद तक मुश्किल है. और इसलिए जो लोग इस तरह की छोटी सोच, जो नैरो थिंकिंग ये है कि सबको वन लैंग्वेज, वन नेशन, वन कल्चर, वन पीपल वगैरह जो है, वो काउंटर प्रोडक्टिव है. इनफैक्ट दे शुड रियलाइज कि इट इज़ डाइवर्सिटी विच इज़ गिविंग सस्टेनेंस टू द स्टेट rather than homogeneity. So we are talking about citizenship rights, we are talking about inequality. It's very obvious that the question of Muslim political mobilization also comes to the fore. और मुस्लिम पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जब भी होने की कोशिश की गई है, वो पूरी तरह से हुआ भी है या नहीं हुआ है, लेकिन आइडिया के तौर पे आज भी ज़िंदा है. और जहाँ पे एक हमारे हैदराबाद के एमपी जो हैं उसको कहीं ना कहीं मटेरियलाइज करने की कोशिश करते हैं. तो पहले शहाबुद्दीन साहब थे जो उस आइडिया पे काम करने की कोशिश कर रहे थे. तो ऐसे मोबिलाइजेशंस को आप कैसे देखते हैं? ये क्या फ्रूटफुल हो सकते हैं कम्युनिटी के लिए? और मेरा दूसरा सवाल वहीं से ये निकलता है कि एक तरफ तो ये समझने की कोशिश है कि ये कम्युनिटी के लिए वाकई फ्रूटफुल है या नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जो सेकुलर लेंस से भी ऐसे मोबिलाइजेशन को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनको सस्पेशन की नज़रिए से देखते हैं. और जो कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ कौम है, और कौम का कॉन्सेप्ट वहाँ पे फिर आ जाता है कि ये अगर मुस्लिम पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है तो वो कहीं वापस वही स्थिति ना पैदा हो जाए जो 1947 से पहले थी. No, first of all, in a democracy, politics will take different shades. Right. कोई एक तरह का प्रेस्क्रिप्टिव पॉलिटिक्स आप कहते हैं कि यही होना चाहिए और दूसरा नहीं होगा, वो तो पॉसिबल नहीं है इफ इट इज़ अ ट्रूली अ डेमोक्रेसी. तो कुछ ऐसे भी होंगे पॉलिटिकल प्रैक्टिस जो कि से फॉर एग्जांपल क्लास बेस्ड होंगे, कम्युनिस्ट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है, जो वर्किंग क्लास का सवालों को सबसे इम्पोर्टेंट सवाल के तौर पर उठाएंगे. वो अपने मीन्स एंड मैकेनिज्म्स भी डेवलप करेंगे उस पॉलिटिक्स को आर्टिकुलेट करने का. कुछ ऐसे होंगे जो इंडियन इसमें कास्ट के सवाल को सबसे ज़रूरी सवाल समझते हैं. उनको लगता है कि हर चीज़ जो है सब कास्ट के ही आके अराउंड है और वही सबसे प्रोमिनेंट ये है, और उसी के बेसिस पे पॉलिटिक्स भी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए. एंड देयर आर अदर्स ऑल्सो विच कुड फील दैट रिलीजन इज़ very important, and particularly in this situation when there is I would say a majoritarian onslaught, a Hindutva majoritarian onslaught. ऐसे situation में responses can be varied. Minorities might see or seek, you can say, refuse in certain kind of communitarian discourse, क्या ना कि exclusive politics वगैरह की तरफ ही drawn हो सकते हैं. तो टू सी देम विथ सस्पिशन तो वो तो मतलब कि कम्प्लीटली
अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि इफ़ यू रियली अ डेमोक्रेसी, इफ़ यू थिंकिंग अबाउट डेमोक्रेसी इन दैट सेंस, इट कैन नॉट टेक अ सिंगुलर पाथ, उसका वो तो प्लूरलिटी ही होती है उसमें। पर एट द सेम टाइम जो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में डाइवर्स है, और मुसलमान भी यहाँ पे अलग अलग तरह के हैं, हाँ, और एक्सपीरियंसेस भी उनके अलग हैं। एक्सपीरियंसेस अलग हैं। जैसे कि मैं जब बिहार और ये नॉर्थ इंडिया के मुसलमानों को देखता हूँ, तो आई कैन से कि इट्स अ थर्ली एम्पावरिश्ड कम्युनिटी। एक स्मॉल सेक्शन ऑफ एलिट फॉर्मेशन है जी, लेकिन 80 to 90% मुसलमान जो है वो खास के अर्बन पावर्टी इफ यू देखो ह्यूज अमंग्स मुस्लिम्स। जी, लेकिन अगर आप यहाँ से डाउनवर्ड्स अब चले जाइए साउथ वगैरह की तरफ, तो आपको कुछ दूसरा नज़ारा देखिए, खास के केरला में या जो हैदराबाद का एक पार्ट है वगैरह, तो वहाँ लगेगा कि वो मुसलमान सिर्फ गरीब ही नहीं होते हैं, दे कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड, दे आर इन बिजनेस, दे आर इन प्रोफेशंस, दे आर रनिंग देयर ओन इस्टेब्लिशमेंट, सब चीज़ है। तो उसी तरह से पॉलिटिक्स भी जो है, मुसलमानों की भी अगर पॉलिटिक्स होगी तो हर जगह उसके अपने डिफरेंट कंसर्न्स होंगे। द प्रॉब्लम विद हैदराबाद मॉडल राइट, कि वो हैदराबाद के लिए सूटेबल हो सकता है, लेकिन वो बिहार के लिए भी सूटेबल हो, बंगाल के लिए भी सूटेबल हो, क्योंकि यहाँ का एक्सपीरियंस अलग है। अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं स्टेट्स। हाँ, जैसे बिहार में एक लॉन्ग पीरियड ऑफ सोशलिस्ट पॉलिटिक्स रही है, जी, और जिसमें कि वही डिफरेंट ग्रुप्स, कम्युनिटीज एंड मुस्लिम्स हैव जनरली बीन पार्ट ऑफ दैट socialist idea. I'd like to stop you over there, and then a question comes from there कि डिस्पाइट द फैक्ट कि बिहार में एक सोशलिस्ट पॉलिटिक्स रही है, बंगाल में भी लेफ्ट की पॉलिटिक्स बहुत टाइम तक डोमिनेट की है, लेकिन हम दोनों स्टेट्स को उठा के देखते हैं और उनके माइनॉरिटीज़ के इंडिकेटर्स को देखते हैं, तो दोनों जगह बहुत ही बैकवर्ड कम्युनिटी रही है मुसलमान। तो वहाँ पे आके अगर कोई तीसरा प्लेयर बोलता है कि आपका मॉडल फेल हो चुका है, एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट अ डिफरेंट मॉडल, हाउ डू यू सी दैट? See, what a little bit prosperity which you see in southern states amongst Muslims, even in southern states, there can be relatively prosperous, you can say, when compared to the northern states, particularly eastern states. Okay. पर अगर वहाँ में कम्युनिटीज़ के बीच में कंपैरिजन करो तो वहाँ भी मुसलमानों की सिचुएशन सबसे ख़राब है अमंग्स अदर कम्युनिटीज़। तो ऐसा नहीं कि उनका मॉडल जो है बहुत सक्सेसफुल रहा है ना। दूसरी चीज़ है कि पॉलिटिक्स के थ्रू तो अचीव नहीं हुआ है, जो भी हुआ है उसकी अपनी एक हिस्ट्री रही है जी। और जो बिहार और बंगाल, असम में है, जो सच्चाई ये है कि जो मुस्लिम वैसे कहा जाता है कि आर एन अर्बन कम्युनिटी, क्योंकि अर्बन सेंटर्स में उनका ज़्यादा पॉपुलेशन होता है। लेकिन बिहार, बंगाल, असम में मुसलमान पेजेंट्स बहुत हैं, रूरल सेटअप्स में बहुत ज़्यादा नंबर्स में है। ख़ास कर बंगाल और असम में तो पेजेंट्री ही लार्जली मुस्लिम्स आर पार्ट ऑफ द पेजेंट्स। तो वहाँ जो है जो गरीबी अगर काउंट होगी तो जाहिर सी बात है उसमें मुसलमान अच्छे खासे नंबर में रहेंगे, क्योंकि जहाँ जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स नहीं हैं, जो डेवलप नहीं हो पाए, तो वहाँ जो पावर्टी है उस पावर्टी का असर मुसलमानों पे ज़्यादा है। नाउ वेदर पॉलिटिक्स कैन चेंज इट, ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स इज what which has the capacity, because all decisions are generally political decisions. What kind of a politics emerges and what is its goal, what is its agenda, how does it look at towards Muslims, etc. वो तो एक मतलब पॉलिटिकली डिसाइड होता है। तो पॉलिटिक्स ऑफ कोर्स हैज़ द ये पोटेंशियल कि उसको ऑल्टर कर सके, सिचुएशन को चेंज कर सके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, एक कॉन्सेंट्रेटेड अटेम्प्ट तो नहीं हुआ है, और वो सिर्फ मुसलमानों के मामले में नहीं है। गुरबत जिन स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ उसमें दूसरी कम्युनिटीज उतनी ही गरीब हैं। और इवन इफ सोशलिस्ट पॉलिटिक्स इमर्ज्ड, पर हाल का डेटा अब देखिए, बिहार में फॉर एग्जांपल, बिहार ने कास्ट सेंसस कराया। बिहार का डेटा देखिए तो बिहार में करीब 30-35 साल से ओबीसी पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन ओबीसी अभी भी अमंग्स द पोरेस्ट है।
तो कोई ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज तो हुआ नहीं है, जिसके लिए आई थिंक अलग तरह का वेयर विदॉल और डिटर्मिनेशन चाहिए। अभी जो है कि वो रिप्रेजेंटेशन के मामले में हो सकता है कि चीज़ें बेहतर हुई हों, लेकिन उसको लेकर के सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो अचीव नहीं हुआ। राइट। और वो लॉन्ग रन प्रोसेस भी होता है। और अगर कोई ऐसी कोशिश, कंसंट्रेटेड कोशिश होगी, जैसे कि नक्सलाइट पॉलिटिक्स ने कोशिश की थी, पर वो एक पेनफुल प्रोसेस भी होता है, वो इट मे नॉट नेसेसरली सक्सीड ऑलवेज। तो दैट वे यू कैन से कि हाँ, आई डोंट सी दैट what Muslim politics at the most can do in some places, it can increase Muslim representation. Right. Depending on the demographic situation, depending on the extent of economic development, Right. depending also upon the extent to which the political polarization has taken place. जहाँ polarization बहुत ज़्यादा है, जी, वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट्स का जीतना भी डिफिकल्ट है, क्योंकि अकेले तो आप नहीं जीतते। हाँ, तो पहला टास्क तो ये है कि आप ऐसी पॉलिटिक्स के बारे में सोचिए जो कि पोलराइजेशन को डिफीट कर सके, विदाउट विच इट विल बी डिफिकल्ट टू अचीव व्हाट वी विश टू अचीव। सो कमिंग बैक टू सिटीजनशिप अगेन, आपने बांग्लादेशी पैराडॉक्स के बारे में CAA NRC के बहुत पहले बात की है। हालांकि बांग्लादेशी पैराडॉक्स जो है वो ऐसा लगता है कि अभी रीसेंट फिनोमेना है, 14 के बाद ज़्यादा उसके बारे में बात होने लगी है। उससे पहले तो अदराइजेशन ने पाकिस्तान को ही एक इमेज क्रिएट किया गया था, लेकिन ये बांग्लादेशी पैराडॉक्स जो है और उसके अराउंड जो पॉलिटिक्स है और उसके अराउंड फिर जो मोबिलाइजेशन होता है CAA NRC के बाद में, उसको आप कैसे देखते हैं? इनफैक्ट CAA NRC, anti-CAA NRC जो मोबिलाइजेशन था, I've written also some little here and there. I see a huge possibility in it. First of all, जो अगर उसकी देखिए उसका जो कैरेक्टर था, वो जो मोबिलाइजेशन हुआ, जो एजिटेशंस हुए, तो वन आई कुड नोटिस कि, एंड दिस वाज आल्सो इंडिकेटिंग कि किस तरह से मुस्लिम सोसाइटी में बदलाव आ रहे हैं। एक तो आप देखिएगा कि प्रोमिनेंट वॉइसेस, मेनी ऑफ देम वर विमेन, वेरी आर्टिकुलेट विमेन, एंड नॉट ओनली वो नंबर्स में थी, पर दे वर ऑल्सो इन लीडरशिप रोल्स, दे वर टेकिंग डिसीजंस एटसेट्रा। बिसाइड्स जो रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी है वो नियरली एब्सेंट थी इन मोबिलाइजेशन। दिस वाज मोर और लेस सिटीजनशिप प्रोटेस्ट, सिटीजन्स का प्रोटेस्ट था, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फॉर मुस्लिम। हाँ, बिल्कुल। अभी तक लोग कहते थे कि भाई आप ज़्यादातर जो है कल्चरल सवालों पे ही मोबिलाइज होते हैं, सिंबॉलिक क्वेश्चंस पे ज़्यादा एजिटेट हो जाते हैं, लेकिन ये था बिल्कुल मटीरियल क्वेश्चन पे कि हमारा जो एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज बीइंग चैलेंज्ड, देयर इज़ एन अटेम्प्ट टू डी नेशनलाइज अस। और यहाँ पे जो है सडनली जो है अलग अलग शहरों में ह्यूज नंबर्स में लोग आए और दे पुट अक्रॉस द पॉइंट वेरी स्ट्रांगली, एंड एट द सेम टाइम दे वर ओपन टू बिल्डिंग सॉलिडैरिटीज विद अदर्स। तो मुझे उस पूरे इस दौर में बड़ा, मैंने देखा कि घर के भी लोग, आम औरतें who would generally not step outside their homes, or even if they would go, but they will never see themselves as part of any political mobilization. वो जा रही थी, जो sit-ins हो रहे थे वगैरह, उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। They were negotiating with the state. They were challenging some of the established ideas of politics जो है, कि कुछ लोग आके उनको prescriptive पॉलिटिक्स का कि आपको ये करना ये नहीं करना, एंड दे वर क्वेश्चनिंग देम एज वेल। तो एक इंडिपेंडेंट जो है ट्रैजेक्टरी डेवलप हो रही थी, न्यू इमेजिनेशन, और देयर वाज लॉट ऑफ होप देयर। आई वुड से कि थिंग्स आर लॉस्ट। दो चीज़ें हुई, एक तो कोविड की वजह से जो लॉकडाउन, और उसकी वजह से एक उसी इमीडिएटली जो है पूरा डीमोबिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया, और दूसरे ह्यूज रिप्रेशन फ्रॉम द इंडियन स्टेट। एक पीसफुल प्रोटेस्ट लार्जली,
students, young people, women led protest. प्रोटेस्ट जिसमें कि ज़्यादातर मैंने तो देखा कि लोग जो नेशनल फ्लैग के अंडर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उस प्रोटेस्ट को जिस तरह से स्टेट ने रिस्पॉन्ड किया, इट सीम्ड एज इफ कि दे वर डीलिंग विथ एनिमी एलिमेंट्स. तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ वॉर वेज्ड अगेंस्ट द मुस्लिम प्रोटेस्टर्स. 20-22 लोग यूपी में मार दिए गए. जामिया के अंदर जो है कैंपस के अंदर घुस करके लोगों को मारा गया, स्टूडेंट्स को. अलीगढ़ में भी सिमिलर काइंड ऑफ सो एंड दिस वाज अ पैटर्न फाउंड वेरी मेनी प्लेसेस. मैंगलोर में आई थिंक हॉस्पिटल में घुस करके प्रोटेस्टर्स को पीटा गया, मारा गया. तो मतलब दिस काइंड ऑफ अ रिप्रेशन probably the colonial police, it reminded one of Jallianwala Bagh kind of a situation. I think this was first of its kind in independent India, that such a repression was taking place against protesters, where people were being fired upon. पहले भी हुए हैं कुछ केस. I think नहीं, जैसे जो MKSS बिहार का अरवल में हुआ था, जिसमें कि पर ये अर्ली 80s वगैरह. आज के फेज़ में ख़ास करके जब people are so conscious, there is a lot of also idea about policing, new ways of policing. और वहाँ पे जो जिस तरह से जो लोगों के ख़िलाफ़ जो स्टेट रिप्रेशन का जो देखते हैं पूरा नज़ारा, तो इट लुक्ड एज इफ वी आर अंडर अंडर एनी कॉलोनियल पावर, या फिर कोई डिक्टेटरशिप है जहाँ पर कि आप सवाल उठाते ही आपको जो है क्रश कर दिया जाएगा. तो दैट ऑल्सो हैज़ बीन अ सेटबैक, बिकॉज ऑफ विच थोड़ा सा आई थिंक मुस्लिम जो एक्टिविस्ट प्रोटेस्टर्स वगैरह थे, इट डिस्करेज देम प्रॉब्ली. पर दिस ऑल्सो इंडिकेटेड कि एक न्यू मिडिल क्लास इमर्ज कर रहा है मुसलमानों के. Absolutely, and I have written about it कि मुझे लगता है कि एक नई तरह की सिविल सोसाइटी भी इमर्ज कर रही है मुसलमानों के बीच में, जो कि इंडिपेंडेंटली बहुत कुछ कर पा रही है. और वो इंडिपेंडेंटली मोबिलाइज भी कर रही है रिसोर्सेज को, जाके मेवात में काम भी कर रही है, कश्मीर में काम भी कर रही है. तो मुझे लगता है कि उसके आउटकम्स ऐसे भी रहे हैं. हाँ, मेरे ख्याल से नाउस itself is something which has emerged out of it. और ऐसे भी कोई भी मूवमेंट जो होता है, हम लोग सोशल मूवमेंट वगैरह पढ़ाते हैं, तो मूवमेंट का जो आप जो सक्सेस या उसके जो फेलियर्स हैं, वो आप इमीडिएटली देख नहीं सकते, क्योंकि मूवमेंट लीव्स एन इम्पैक्ट ह्यूजली ऑन डिफरेंट सेक्शंस. और वो जो है, इवन व्हेन द मूवमेंट ऑन पेपर डजंट एग्जिस्ट, पर उसके इन्फ्लुएंस ऐसे होते हैं जो कि मतलब काफ़ी डीप होता है. तो यू राइट कि कई तरह के मैं देख रहा हूँ यंग लोग सिविल सोसाइटी एक्टिविज़म नए तरह का पुराने पैटर्न पे नहीं कर रहे हैं, जो कि फंडिंग के लिए ऑल द टाइम या UN का जो रेजोल्यूशन के हिसाब से अपना एजेंडा शिफ्ट कर देते थे वगैरह. पर they are very, very rooted amongst the Muslims. At the same time, there is a huge concern for what is happening in today's India. And these are also kind of civil society activism, which is to some extent political, that understands different ways in which the Muslims citizenship quest is being eroded. तो वो उन सवालों को एड्रेस कर रहे हैं. वो मतलब कि पुराने तरह के आइडेंटिटी मॉडल वगैरह को भी आई डोंट थिंक दे आर सो मच एक्साइटेड अबाउट इट. तो दैट इज़ अ डेवलपमेंट विच इज़ विच गिव्स सम प्रॉमिस, सम होप. सर, जब आप अदराइजेशन की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट अदराइजेशन ऑफ मुस्लिम्स मे बी अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स टू, आप कहते हैं कि अदराइजेशन जो एक डेलिब्रेट प्रोजेक्ट है जो कि अनलिश किया जा रहा है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ पे, और कल्चरल इनोवेटिबिलिटी का प्रोसेस से नहीं आ रहा है अदराइजेशन. क्योंकि एक आर्गुमेंट ये भी है कि कल्चरल इनोवेटिबिलिटी है, मुसलमान कल्चरली बहुत अलग हैं और अपने
आपको एडवाइस करना आप खुद पसंद करते हैं, लेकिन यू आर टॉकिंग अबाउट इट एज अ डिलिबरेट प्रोजेक्ट, और जहाँ पे सोशल तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से अदराइज किया जाता है माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को, तो उस पर थोड़ा सा कैन यू प्लीज़ शेड सम लाइट ऑन दैट व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगर उसको आम ज़बान में हमको अपने ऑडियंस को समझाना हो उस अदराइजेशन के प्रोसेस को, तो आप उसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे? आप अदराइजेशन एज अ प्रोजेक्ट, व्हेन आई एम सेइंग, लुक एट चीफ मिनिस्टर, एक है हिमंता बिस्वा शर्मा असम के, वो डे इन एंड डे आउट कोई ना कोई तरीक़े ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से जो मुसलमान ख़ास करके असम में हैं, और ज़्यादातर असम के मुसलमान बंगाली ऑरिजिन के, एक स्मॉल सेक्शन है जो अपने को असमिया भी समझता है, वो सोच रहा है कि वो स्पेयर्ड है, राइट। बट उनका पता नहीं क्या, दैट इज़ अनदर थिंग ऑल टुगेदर। पर ये दिस चीफ मिनिस्टर हु हैज़ टेकन द ओथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पर उनके रवैया, उनके अटरेंसेस, उनके पूरे एक्शंस आप देखिए कि किसी न किसी तरीके से, चाहे उनका पॉपुलेशन पॉलिसी हो, चाहे उनका लैंड पॉलिसी हो, वो इसी दिमागी इससे चल रहा है कि किस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ मैं मुसलमानों में, ख़ास करके जो बंगाली मुसलमान हों, उनको पहुंचा सकूं। Otherization, when I see it, it is not simply politics, of course, is the instrument, राइट। but it is not simply through the it doesn't unveil itself just in politics, but also if you look into history, way in which cultural production is taking place, the whole kinds of films of various different kinds which are coming up now. बहुत सारे गाने ऐसे बन रहे हैं जो कि खास करके, है ना, मुसलमानों को टारगेट करते हुए, हिंदुत्व पॉप कल्चर, अब हिंदुत्व पॉप कल्चर बहुत पॉपुलर भी है बहुत सारी जगहों पे। री रीडिंग ऑफ हिस्ट्री विच इज़ हैपनिंग, द वे इन विच आवर डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज आर बीइंग शेप्ड, ऑलमोस्ट सेम हो रहा है, जबकि पहले कुछ डिस्टिंक्शन होता था, हर जगह का होता है, पर आज की डेट में लग रहा है कि एक्सटेंशन है। तो अदराइजेशन दैट वे इज अ प्रोजेक्ट विच हैज़ वेरियस डिफरेंट फेसेस एंड यू नो contributing factors, लेकिन अल्टीमेटली it is deliberate, you're right, it is deliberate, it is not something which is, you know, happening spontaneously because communities live together, etc. It is deliberate. The changing of names, for example, ऐसे तो symbolic चीज़ है, आपको लगेगा कि क्या फ़र्क पड़ता materially, but it is denying you your existence in history. राइट। It is like in some ways language में, in the way in which सबसे बड़ा इसका जो impact और जो leaves me with some kind of a, you know, concern etc. is about what is happening in the labor market. अगर आप अब आज की डेट में देखें तो मेरा अपना जनरल ऑब्जर्वेशन है, आई डोंट हैव अ फिगर एज सच विथ मी राइट नाउ, कि अगर आप एक फ़ोन करें किसी भी, है ना, सर्विस रिक्वेस्ट से लेकर के, तो 8 out of 10 चांसेस होगा कि द पर्सन विल कम टू प्रोवाइड दैट सर्विस विल बी अ मुस्लिम। और वो जो है सबसे लोली पेड वर्क होगा, मोस्ट आर्डुअस वर्क, एक सस्टेन प्रोसेस ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन, कैजुअलाइजेशन वैसे जनरल है, हो रहा है बिकॉज ऑफ न्यू इकोनॉमी ऑल्सो, पर इसका इम्पैक्ट मुसलमानों में बहुत ज़्यादा है, एंड द रीज़न इज़ बेसिकली दिस हेट कैंपेन विच इज़ हैपनिंग। पीपल आर fearful of employing Muslims, or they're doing it deliberately. It is far more difficult for a Muslim at various different levels. Even as an academic today who never identified himself as a Muslim, I can say today that counts a lot. कि आज की डेट में आप, if you approach your employer, at the back of the mind of the employer is that your identity as well.
apart from whatever professional achievements, accomplishments which you have. और यही जो सबसे वल्नरेबल सेक्शन है उसको सबसे ज़्यादा ये फेस करना पड़ रहा. तो अदराइजेशन का जो ये डायमेंशन है, इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ कंसर्न विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज इवन इफ द चेंज ऑफ गवर्नमेंट एटसेट्रा. सर, आपकी एक एडिटेड वॉल्यूम आई है जिसमें आप बात कर रहे हैं मार्केट स्पेस में मतलब बेसिकली व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट इज़ दैट सिटीजनशिप जो है वो अलग अलग स्पेस में अलग अलग तरह से काम कर रही हैं, चाहे वो एक नेशन के स्फेयर में हो, नेबरहुड के स्फेयर में हो, मार्केट के स्फेयर में हो, सिटी के स्फेयर में हो. तो कैन यू वॉक अस थ्रू दैट अ बिट प्लीज एंड ऑल्सो एक्सप्लेन दैट how is the idea of citizenship different when you look at it through the prism of nation and through the prism of market, for an example? See, मार्केट का तो मैंने एक जैसे एग्जांपल दिया कि लेबर मार्केट की सिचुएशन जो है. आई रिमेंबर प्राइम मिनिस्टर मेड अ कमेंट ऑन पंचरवालास, राइट, जो कि एक्चुअली डायरेक्टेड टुवर्ड्स Muslims, जो कि बहुत many of those who are in the puncture repair shops are Muslims. And this is probably one of the most low paying kind of a job. This reference to them can also be seen as a dog whistle, कि ये है वहाँ पे. At the same time, it was also received as स्टिग्मेटाइजेशन का, कि ये लोग तो पंचर वाले हैं. इस तरह से भी उसको समझा गया कई लोगों के. मार्केट में ये प्रोसेस ऑफ जो कि अदरवाइज नॉन इकोनॉमिक प्रोसेस है बट इम्पैक्ट्स द इकोनॉमिक रिलेशंस ऑल्सो, इज थ्रू स्टिग्मेटाइजेशन, थ्रू अदराइजेशन वगैरह. Market itself is being also polarized on various grounds. Say for example, यूपी में अगेन एक कैंपेन चला कि हलाल फूड वाला जो लेबल है उसको हम करने नहीं देंगे. कई जगह जो है मुसलमानों को अपनी दुकानें लगाने नहीं दी जा रही हैं. दे आर बीइंग आस्क्ड कि इफ़ यू अब नाम लगा भी रहे हो दुकान तो नाम फला रखना पड़ेगा, फला नहीं रखना पड़ेगा. And message is being sent to people that these are Muslim-owned shops, so avoid them. All right. Market, which is otherwise supposed to be an economic institution, the idea of the market is that it is, of course, produces inequality, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग कैपेसिटीज से मार्केट में एंटर करते हैं. और ये माना जाता है कि मार्केट में अल्टीमेटली क्या मैटर करता है कि बायर एंड सेलर, कॉम्पिटिटिवनेस, हाँ वगैरह. लेकिन अभी क्या हम देख रहे हैं कि कल्चरल, पॉलिटिकल, सारे तरह के प्रोसेसेस मार्केट को किस तरह से ऑर्गेनाइज हो रहा है, राइट, विजा भी मुस्लिम क्रिएट किया जा रहा है. व्हेन यू टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ अदराइजेशन कनेक्टेड टू सिटीजनशिप एंड द नोशन ऑफ नेशनहुड, again the whole idea about nation was कि nation creates a certain kind of a horizontal comradeship, कि भाई irrespective of आप किस कास्ट क्या है, आप we are co-nationals. But definitely with the rise of Hindu nationalism, that is not there. It is being very clearly, it sometimes rhetoric sense में भी कहा जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाइए. Otherwise, it is deeply also deep down it is there in practices as well, कि जिस तरह से जो CAA अमेंडमेंट किया गया, जिस तरह से NRC के थ्रू 1.9 million people, but which are also includes other Bengali speakers, right, को एक्सक्लूड किया गया. और अगर आप देखें SIR is a similar kind of process. तो whole you would say that it is not something which is impacting just one sector.
if you look at the cities are becoming increasingly more segregated. Right. Ghettoization is taking place. Ghettoization is to the maximum right now, and even if you want to avoid that, want to escape it, consciously try to live outside a ghetto, but you will be constantly pushed. You're left with little choice because दूसरी जगहों पे things are not being made available to you. Right. तो पूरा जो एक vision of composite nationalism which you were referring to earlier, which also included कि mixed neighborhoods would emerge, etc. वगैरह. Right. But वो सब तो through, I'm not saying it is simply at the societal level that these things are happening. There is a concentrated way in which the judiciary is responding, the way in which the police or the state civil administration is responding, the new laws are being enacted. तो उसके थ्रू भी, जैसे कि कुछ गुजरात में मुझे ये है कि इल्म है कि कुछ लैंड रिलेटेड लॉज पास किए कि आप फला जगह पे ले सकते, फला जगह में नहीं ले सकते, वगैरह वगैरह. तो ये सारी चीज़ें जो है ये एक अल्टीमेटली targeted towards making Muslims as non-citizens, or even if they are citizens, they are citizens who see themselves, or who are made to see themselves as second class. Right. Sir, एक तरफ तो you're talking about state which is deliberately doing it, the government that is deliberately doing it rather than this. तो एक तरफ तो वो है, लेकिन क्या वो आइडियोलॉजी इतनी डीपली पेनिट्रेट कर गई है समाज में कि अब समाज में भी वो ऑटोमेटिकली अंदराइजेशन हो रहा है मुसलमानों का? नो वन हैज़ टू कम एंड से दैट कि मुसलमानों का अंदराइजेशन करो. इट इज़ बीइंग डन एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स देमसेल्व्स कि अगर ये मुसलमान है तो थोड़ा अलग तरीके से है. See, one is that I would tell you that politics itself is a very extremely powerful instrument. It impacts every section, And when a political narrative so powerful for the last 10, 12 years or more than that has been focused about portraying a certain kind of a picture about Muslims, stigmatizing them, and creating a certain kind of a demon out of them, है ना? तो उसका तो अपने आप में ही impact हर जगह हर लेवल पे काफ़ी होता है. From the Red Fort, if the Prime Minister himself makes those kinds of speeches, in the election speeches, if you're told that in various different metaphorical ways also, the reference to Muslim in a very negative sense is made. तो उसका तो एक societal impact भी होता ही है. Right. We can see that kind of a polarization is evident. It has definitely affected large sections of Indian population. Right. I would not say कि it's a hopeless situation, because खैर मुझे लगता है कि पार्टीशन के आसपास जो वायलेंस हुआ था वगैरह, उसके आसपास भी बहुत अच्छी सिचुएशन सोशल प्लेन पे नहीं थी. लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सोसाइटी रिसरेक्टेड इटसेल्फ. बहुत सारी चीज़ों को मतलब एक अनसेड एंड अनरिटन प्रोसेस के थ्रू रिकन्सिलिएशन भी हुए. एंड बिसाइड्स दिस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ईयर्स ऑफ कोएग्जिस्टेंस, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो कल्चरली बहुत इंटरमिक्स्ड हैं. But as we see today, I can see that because this political discourse also has somehow impacted hugely the media discourse, and today media has a huge presence, Right. through various different kinds of organized media as well as a large section of unorganized media. तो इस वजह से the messaging वगैरह has left an impact. It is easy to circulate hate. Right, sir. Right. Communities have some idea about the others in some sense. होता है, certain kind of stereotypification is also there. पर उसी को अगर हम जो है एक organized politics का part बना लें, तो it becomes potentially
वेरी डेंजरस, वेरी पर्निशियस। तो वो चीज़ें जो है वो हो रही हैं। राइट सर, ये CAA NRC का जब हमारा बिल पास हुआ, जब वो क़ानून की तरह बन गए, और आज के डेट में जो SIR है, CAA NRC को तो बहुत हद तक प्रोटेस्ट की वजह से स्टॉल कर दिया गया था और बहुत हद तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन जो SIR आज के डेट में कर रहे हैं, बंगाल में हमने देखा कि more than 90 लाख पीपल हैव बीन एक्सक्लूडेड, अलग अलग स्टेट्स में भी हो रहे हैं। तो क्या ये पैरेलल्स हैं? मतलब आप CAA NRC को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए तो आपने एक नया फ्रंट खोल दिया है SIR को, और SIR के थ्रू आप वही करना चाह रहे हैं जो आप CAA NRC के थ्रू करना चाह रहे थे। You're right in some ways. CAA NRC SIR should be seen in continuation. CA पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, उसकी एक वजह ऑफ कोर्स जो मैसिव प्रोटेस्ट हुए, जो इंटरनेशनली जो है नोटिस भी हुआ, तो उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा। तो दैट इज़ वाई वी से कि मूवमेंट्स हैव देयर इम्पैक्ट इवन इफ वी कैन नॉट नेसेसरली टैंजिबल वे में उनको रिलेट न कर सके। लेकिन एट द सेम टाइम CA के इम्प्लीमेंट करने में जो कुछ और भी रुकावटें हैं। एक सबसे बड़ी रुकावट यह है कि टू अवेल CA यू हैव टू फर्स्ट डिक्लेयर योर सेल्फ एज एन इमिग्रेंट। तो दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी गॉट citizenship, they have the documents, they have passport, they are on the voting list. Right. Why will they make that declaration? Because once they make that declaration, they fear कि आज नहीं तो कल कभी भी that can be used against them. Right. So naturally, so I'm talking about जो एक section of Hindu Bengalis जो CA यूज़ कर सकते हैं, या फिर मटुआज इन बंगाल वगैरह. Right. So even a very small portion of Pakistani Hindus who would come and live in India and settle down in peripheries of Delhi and तो कुछ तो उसके जो क्लॉजेस वगैरह हैं, देयर इज़ अ टेक्निकल डायमेंशन विच ऑल्सो इज़ नॉट encouraging people necessary to make CA a success as such. What anti-CA protests seem to have definitely achieved is कि जो All India NRC होने वाला था वो स्टॉल हो चुका है completely. It looks like this. And that is why probably you're right कि उसको एक another instrument, electoral जो रोल है उसके थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है. और SIR जो है ना, all this process, whether CA, NRC, etc., this have this neutrality as a cover. CA was also celebrated by some of the, the NRC was celebrated by some of the very secular intellectuals of Assam, arguing that how it is going to settle this problem once and for all, that how neutral the process is, that टेक्नोलॉजिकली काफ़ी द यूज़ ऑफ IT एंड ऑल दैट वाज कंसिडर्ड कि ये जो है बड़ा उसमें जो है ह्यूमन जो प्रेजुडिसेस होते हैं उसको मिनिमाइज कर दिया है. लेकिन एज वी सी दैट द इंटेंट वाज डिफरेंट एंड सेम विद SIR also. So even if the argument is that they're going to clean the electoral list, remove the fake voters or those who are already no longer in the country or have migrated or died, whatever. But SIR, one thing is that it has been, मतलब ये कोई नई चीज़ नहीं है, होती रही है पहले भी. लेकिन the intensity with which the exclusions have taken place this time, its timing just before elections in those states, ये सब जो है उसको सस्पिशन के दायरे में ले आए. एंड देन व्हेन वी वन स्टार्टेड नोटिसिंग न्यू काइंड्स ऑफ कैटेगरीज वे इंट्रोड्यूस्ड, लाइक इन बंगाल व्हाट इज कॉल्ड द logical inconsistency. Right. So that as a new category was introduced, undefined category, and within which even if there is a spelling mistake or there is some
लिटिल बिट वेरिएशन इन द नेम्स ऑफ द पेरेंट्स वगैरह, तो वो इमीडिएटली जो है वो उस कैटेगरी में चला जाता है, एंड एज अ रिजल्ट योर वोटिंग राइट एटलीस्ट फॉर दैट इलेक्शन वाज टेकन अवे। और ये इस तो ऐसा लग रहा था कि SIR अदरवाइज इलेक्शन कमीशन इन अ डेमोक्रेसी should be inclined towards making the electoral list as inclusive as possible. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इलेक्टोरल रोल पे ला पाएँ, ये उनकी कोशिश होनी चाहिए थी। बट हियर द टास्क दे हैव टेकन अपॉन देमसेल्व्स डिफरेंट, कि कैसे मैक्सिमम लोगों को एक्सक्लूड करें, जो नहीं एक्सक्लूड कर हो पा रहे हैं उनको नई कैटेगरी के थ्रू एक्सक्लूड कर दें। और एज अ रिजल्ट वहाँ देखा हमने कि 90 लाख तो टोटल, बट 35-36 lakhs otherwise under the logical inconsistency. And then there are reports that out of that 35-36 lakhs in Assam, in Bengal, who were excluded through SIR under logical inconsistency, 65% were Muslims. Similarly, 90 lakh में भी Muslim proportion is far more than their share in the population. So it is right that Muslims are not the only category of people who are being excluded. But why is it that the proportion of Muslims is far more than their numbers? That is something which is subject of investigation. Data entirely is never revealed. So as a result, the process is not very transparent also. So SIR, I see SIR as a double-edged weapon. Double-edged in the sense कि एक तो SIR के थ्रू आपके नाम एक्सक्लूड कर दिए गए, आपके वोटिंग राइट्स चले गए. In Bengal, it is reported that villages after villages, particularly those in which large proportion of Muslims were living, villages after villages, the names were simply removed from the electoral list. And which also we saw that impact on political outcome was very, very clear, evident. तो एक तो उस तरह से कि आपको इलेक्टोरल लिस्ट से बाहर कर दिया, उसकी वजह से जो आपके जो इलेक्टोरल पॉलिटिकल वॉइस है उसको वीकन कर दिया. पर दूसरा है कि द दूसरा डायमेंशन ऑफ SIR इज इट्स वर्किंग लाइक अ पोलराइजिंग टूल. So it is more like a similar kind of a dog whistle as what you would say is bulldozer. So as a result, if you say that I am excluded from because of the SIR, there is a section of the population which it doesn't affect them. It in fact is happy about it because they do feel that you are unnecessarily being granted equal citizenship. तो एक पोलराइजिंग वेपन की तरह भी उसको यूज़ किया जा रहा है. एंड दैट इज़ वाई ऑल द प्रोटेस्ट अगेंस्ट SIR इन बंगाल डिड नॉट जनरेट क्रॉस सेक्शनल एंगर. It only impacted minorities or some other smaller sections of the population. पर एक जो इतना बड़ा नंबर्स में लोगों को एक्सक्लूड किया गया, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एंगर नहीं हुआ. Because the messaging was that we are targeting Muslims. And the others felt that they are justly being targeted. Right. Yeah. I'll come back to the question of elusive citizenship from where we started this conversation. And we did talk about how Muslims are being eluded from it, from citizenship rights, at least practically. अगर पेपर पे नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिकली हो रहा है. तो जो ये एल्यूसिव सिटीजनशिप अगर हम इंडिपेंडेंस इंडिया की हिस्ट्री में देखते हैं, सिर्फ मुसलमान ही इसके टारगेट्स रहे हैं या और भी कम्युनिटीज़ के अगेंस्ट इसको यूज़ किया गया है और भी कम्युनिटीज़ को इस तरह से ट्रीट किया गया है जहाँ पे उनको सेकंड क्लास सिटीजन डिक्लेयर कर दिया जाए. अगर हम सोशल ग्रुप्स की बात करें तो डेफिनेटली कास्ट में हम देखते हैं कि दलित्स को हियरार्की में आप बिल्कुल ही नीचे रखते हैं, आप छुआछूत करते हैं, आप भेदभाव करते हैं. लेकिन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होने के बाद दलित्स का वो सिचुएशन थोड़ी बदली है. हालांकि वो आज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन
जो मुस्लिम्स का सिचुएशन है, जो मुस्लिम्स की पर्टिकुलर सिचुएशन है सिटीजनशिप को लेकर, क्या ऐसे एक्सपेरिमेंट्स और भी कम्युनिटीज़ के साथ किए गए हैं? Momentarily, it has happened. Yeah. It is not Muslims alone who suffer from this kind of citizenship rights being, eroded in some ways or the other. I would say that at one point of time, of course, the Sikhs were. Right. They were seen as suspect community. I have myself observed how, while traveling the train, etc., their luggages would be checked. And others would be spared. So yes, it in that sense, I would say Muslims were not alone. However, what is happening with Muslims or has happened with Muslims is a point which I referred to earlier also. Is it not only the citizenship, but it is the project of denationalization, Right. which a combination of two makes the Muslim case far more, adds to the specificity of the Muslim case, और ख़ास करके उसके वो जो है potentially ज़्यादा खतरनाक या dangerous you can say happens in Muslim case. So what denationalization does is कि एक तो आपके claim on India as a motherland, as a nation itself, it questions that. You cannot make equal claim. Every time you try to make it, जितना आप बोलेंगे उतना ही आप सस्पिशन के घेरे में आते हैं. Like for example, I know that nowadays Mr. Asaduddin Owaisi is trying to be as aggressively anti-Pakistan or as aggressively, nationalist as possible. Right. Trying to be a step ahead of even the Hindutva nationalists. But that doesn't make any difference as such. Right. Because denationalization project is so deep and in the Indian subconscious that every other exercise would be seen as only a symbolic one, as something where your heart is not into it, but you are doing it as for performance. This combination, just citizenship, erosion and denationalization, ये takes the direction of questioning the loyalty, direction of in which unwarranted violence you are faced with. Unwarranted in the sense that the way in which we have heard stories about lynching, etc. You are traveling in a train, or you are you are in a marketplace, or you are excluded in a school or something. This is something which is being normalized now. So you took the example of the Dalits. The Dalits have a different problem, Right, which is right. which is structural in the sense. मैं उसको समझने की कोशिश करूँगा कि वो क्यों अलग है, और उसको अगर आप बता पाएं कि उनको. So the Dalit question is an important question that way. But at the same time, if you see that the Dalit question is not associated with denationalization. No one is questioning the Nationality of the- nationality. In fact, right from the founding of the Indian state, that Dalits have faced entrenched social, you can say, oppression. Dominant groups have attacked them. Also, there has been violence against them. But when it comes to largely the political dynamics, none of the political processes, even those of the Hindutva variety, in terms of at least their discourse, their utterances, their campaigns, can claim themselves to be and build their politics Right. being anti-Dalit. They might be anti-Dalit in
in terms of their thought, etc. But when it comes to utterances, it comes to their organizing politics, etc. They that dynamics which Muslims are faced with is not where the Dalits That does not suffer. exist there. So Dalits are seen as part of the now at present by the Hindutva theorists as part of the Hindutva project. Right. In fact, there is an attempt by the Hindutva nationalists to Accommodate. accommodate them within. And that is why you see that at least if many of their prominent figures are also Dalits, there are also prominent figures, including the Prime Minister claims that he is an OBC. तो जो marginalized politics identity framework में हो रही थी, उसको हिंदुत्व politics is trying to accommodate in some ways. जी. But that the same thing they will not do with Muslims. Because Muslims have to be another. It is important for them to remain as the other, Right. without which Hindutva itself Will not survive. Will not survive here. राइट तो सर यहाँ पे हम जो डी नेशनलाइजेशन की बात कर रहे हैं और आपने बोला कि ये एक्सपेरिमेंट 6 के साथ भी एक छोटे पीरियड में किया गया है, लेकिन एज़ फार एज मुस्लिम्स आर कंसर्न ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी लंबे दौर से चल रहा है. पिछले 10 सालों में 12 सालों में ये बहुत तेज़ी से आगे गया है क्योंकि एक प्रेफर्ड स्टैब्लिशमेंट है जो इस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाती है. लेकिन ये एक्सपेरिमेंट लगातार चल रहा है एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ आरएसएस की पॉलिटिक्स और बीजेपी की पॉलिटिक्स पे. तो जो मुसलमानों के बीच जो मुसलमानों का डी नेशनलाइजेशन है और जो सिखों का डी नेशनलाइजेशन है उसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि जो मुसलमानों के एक्सपीरियंस हैं वो सिमिलर हैं सिख एक्सपीरियंस से डी नेशनलाइजेशन के टर्म्स में. तो उसको आप क्या आपको लगता है कि जो ग्लोबल इस्लामोफोबिया है स्पेशली इन द लास्ट 20-25 ईयर्स जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक के बाद उसने भी कहीं ना कहीं डी नेशनलाइजेशन के प्रोसेस को आसान बनाया है हिंदुत्व पॉलिटिक्स के लिए? Let me take your first question first. The comparison between Sikh and Muslim case. See, many times comparisons are not necessarily needed. Right. हाँ, मैंने बस इसलिए पूछा क्योंकि शायद जो लोग देख रहे हैं वो ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो एक्सपीरियंसेस कैसे हैं. Yes. हालांकि मैं बिल्कुल उस तरह पे समझ पाता हूँ कि कंपैरिजन ज़रूरी नहीं है और सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं. Because Sikhs also face huge amount of violence. जी जी. And for them it was a big shock because Sikhs saw themselves as integrated to the idea of the Indian nation. Right. So Sikhs were large numbers in the army. They were, in any such nationalist mobilization, Sikhs would also be in good numbers, etc. Lot of amongst the Sikhs themselves, a section of them is also in the RSS and all that. Right. So for them it was a shock when Sikhs came to be targeted, seeing themselves as disloyal to the nation, or seeing them as secessionists, and also that label terrorists at one point of time was stuck to the Sikhs. But the Sikh case was, in that sense, short-lived. Yeah. Extremely bad experience, went through the horror of huge violence, as I say, but again, 4-5 years, and then it definitely was not something which was perpetually present. Hindutva politics, for example, cannot organize itself to the same way and extent by targeting Sikhs as it can with the Muslims. Target with Muslims. So in that way, in one of the statements, I think Mr. Mohan Bhagwat, who is the RSS chief, उन्होंने कहा कि भाई हम तो इमेजिन ही नहीं कर सकते हिंदूज विदाउट द मुस्लिम्स. ही इज राइट because their politics is centered around from the beginning of Muslims in every way, seeing an ordinary Muslim as lecherous, lascivious,
ordinary Muslim as one who is a jihadi, if not this jihadi, that jihadi, he's love jihadi, land jihadi, some jihadi he is, you know. तो उस एक्सटेंट तक वो जो ये हेट को उन्होंने सर्कुलेट किया है, उसको थेराइज किया है हिस्ट्री से लेकर के प्रेजेंट तक, दैट इज़ नॉट व्हाट एनी अदर कम्युनिटी एज सच इज फेस्ड. The Muslim case is also because I would say that it is something was ingrained in the Indian nationalism, Indian national ideology also, and so if Hindutva concretized it, made it a project with a singular focus, but it isn't that it was completely absent. The resource, the cultural, political, ideological resource was available. It had some kind of a legitimacy. You can target, a community for whatever reasons. तो वो चीज़ें earlier as well, it was there in the Indian national ideology. It was not necessarily completely built on truly secular foundations. Right. And that helped Hindutva to easily Consolidate. acquire legitimacy and consolidate. Right. Right, sir. Sir, you also talk about collective violence and impunity. And आप बात कर रहे हैं कि कलेक्टिव वायलेंस हो रहा है, साथ में इम्प्यूनिटी भी है. एक वायलेंस के बाद इम्प्यूनिटी की वजह से दूसरा वायलेंस अनलीश हो जाता है, क्योंकि लोग देखते हैं कि वहाँ पे कुछ हुआ नहीं. हालांकि अभी हमने कल देखा है कि काऊ विजिलेंटेस को मध्य प्रदेश में शायद सज़ा हुई है लाइफ टर्म की, लेकिन इम्प्यूनिटी एक लार्जर एक्सटेंट पे है. और कई बार ऐसा देखते हैं कि जो विक्टिम है उसी पे केस कर दिया जाता है, परपेट्रेटर को छोड़ दिया जाता है. तो ये कैसे अनइक्वल सिटीजनशिप परपेचुएट करती है? हाउ डज दिस इम्प्यूनिटी perpetuate unequal citizenship among Muslims and that idea of? In fact, जो impunity है, that is what makes Indian Muslims in many ways closer to other marginalized communities too. क्योंकि आप अगर देखें कि ये जो mass violence which has also impacted Dalits in some areas, like for example, I am doing research on Lakshmanpur Bathe in Bihar. Around 65 people were killed one night by the Ranveer Sena. Lower court से सज़ा हुई जो perpetrators थे, as they moved higher courts, everyone was acquitted. जी. आज की डेट में लक्ष्मणपुर बाथे, when I recently visited last 10-15 days ago, the social relations have changed completely. When in this visit I saw that that epitaph in which the names of everyone who was killed was put up has also been now removed to a little remoter side of the village. कई सारी चीज़ें चेंज हो गई. और उसकी वजह those who were the political activists there, they were also saying that how people have lost interest, etc. And those questions which were earlier there about wages, about land, etc. is no one is interested in it any longer. And that is probably, I think, I will connect it with impunity. People put huge effort in seeking justice. So they took risk. They went and deposed in the court, and ultimately, through one mechanism or the other, all of them who were named accused were, acquitted. This must have discouraged the process of justice and those who were putting hopes in the process itself. और यही चीज़ मैंने भागलपुर के केस में देखा कि भागलपुर 1989, impunity itself is a structure. It begins at various different levels, and networks are there, which ultimately come into play जैसे ही cases of violence होता है and the process of justice begins.
For example, in the case of Bhagalpur, I saw that around 2,000 people were killed. लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में FIR नहीं हुए. FIR हुए भी तो उसमें अननोन पीपल के नाम डाल दिए गए. सो इट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड अहेड. और even if they were named FIRs, the spellings were wrong. And as a result of which those people could easily claim that we are not the person who's been named and got off. Besides, जानबूझ करके FIR करने में डिले किया गया. That delay was used in the court to say that FIR was an afterthought. Why was there such a big delay? 1 month delay or so. So which means that the victims initially were not naming those perpetrators, but they must have been taught by others, and therefore they came and so it was a contrived Right. So that begins at the lower level. Then you move to the courts, where the game of the judges, the prosecutor, as well as those or other lawyers, touts, everything comes into play. And seeking justice itself is a long drawn and extremely expensive process. So that is why I say that when it comes to impunity, it is here where the Muslim case loses its specificity. अब मुसलमान अकेले ही नहीं हैं. जी. All cases of mass violence in India, more or less. Impunity. वहाँ पे it happens because there is a guaranteed impunity. Right. From the partition violence Right. to all that cases of violence which we can right now, anti-Sikh violence, Right. all those violence by Ranveer Sena in various parts of Bihar. सब में तो या वायलेंस जो तमिलनाडु में सिख दलितों के खिलाफ हुआ, सब में अल्टीमेट जो आउटकम होता है वो कि पीपल गो स्कॉट फ्री. जी. A new trend, of course, what we have noticed is, and probably this may make the Muslim case apart, is not only the impunity, but when the perpetrators are freed, they are celebrated. There's a jubilation around that. Right. There's a lot of which is again trying to gloating takes place, which we saw in the case of Bilkis Bano or those who. और वो झारखंड में जो जहाँ पे आपके यशवंत सिन्हा के बेटे ने जाके गार्लैंड पहनाया था. And this is routine. It happens in Haryana, Rajasthan, everywhere. So that is probably, these are treated as heroes, not simply as those who somehow managed to get away and save themselves. But now they are not only that, but they are actually heroes because they enacted something that has wider approval. तो तकरीबन हमारी सारी बातें हो चुकी हैं. मतलब जो बातें आपसे करनी थी सिटीजनशिप के हवाले से मुसलमानों के बारे में, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट मुद्दा बना हुआ है, चाहे वो CAA NRC के डिबेट के बाद हो या SIR के क्वेश्चन पे हो. मुसलमानों की सिटीजनशिप अपने आप में एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है. तो मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगर हम पिछले 12 साल को देखते हैं जहाँ पे ये सरकार रही है, उस 12 साल में सबसे बड़ा थ्रेट कौन सा मोमेंट था मुसलमानों के लिए जहाँ पे उनकी सिटीजनशिप को एकदम डायरेक्टली चैलेंज किया जा रहा था? No, CA of course was one such attempt, but there is series. You can't see anything in isolation. For example, I can't separate SIR from CAA. उसका भी एंड गोल सेम है. इफ नॉट आपकी सिटीजनशिप, लीगल सिटीजनशिप नहीं ले सकता तो आपको के पॉलिटिकल राइट्स जो है वो छीना जा सकता है. योर वॉइस बिकम्स इनइफेक्टिव बिकॉज even if you vote, your numbers are now reduced. Right. Or apart from that, it's an ongoing project. Now, abhi recently, I think last 15 days में एक न्यू कमीशन का अनाउंस गवर्नमेंट ने किया है. इट इज़ कॉल्ड द डेमोग्राफी कमीशन. एंड उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में है कि लुक इनटू द अननेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन सर्टन कम्युनिटीज. ऑलराइट, the community has not been named, but in certain communities, which means community-wise data they can. देखा जाएगा. It is
they have the mandate to do that. Right. We know, if you understand the politics of the current times, we know that what it is intended to do. Right. तो ये चीज़ तो एक you can not isolate one from the other. Every moment because the project is on, it is not like reached its back goal as such. So it is a continuous project. But I still have a lot of hope. Hope because one, history tells us that things do change. Right. And if fascism in Europe was defeated Right. with its massive wherewithal, Right. it and in many other places as well, we have seen the downfall of dictators who have been there for 30-35 years, and then Arab Spring and all that, which Right. changed it altogether. What was the outcome, we don't know, but that cannot be predicted also. That's true. But nevertheless, there is something which is, in human, spirit and human energy, which would not rest with, I believe, a constant, continuous oppression. It at some moment or the other, that point of break does emerge. So we have seen the collapse of colonialism in Africa, in Algeria, in India, etc. मैंने हालांकि कह दिया था So history gives me hope. That is it. राइट. मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि पॉलिटिकल सोशोलॉजिस्ट होने के नाते आपको होप कहाँ से आता है. आपने खुद बता दिया कि हिस्ट्री से आपको होप आता है. लेकिन मैं एक सवाल आपसे और करूँगा इस गुफ्तगू को ख़त्म करने से पहले. जो इंडियन मुस्लिम्स का एग्जाम्पल है, मैं कई बार उसको रोहिंग्यास के साथ कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ. पर्सनली आई ट्राई टू ड्रॉ पैरेलल्स एंड ट्रस्ट मी, शायद जब 13 साल पहले 14 साल पहले मैं रोहिंग्यास को कवर कर रहा था, तो मुझे कई बार ऐसे थॉट्स भी आए हैं कि क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुस्तकबिल भी क्या ऐसा होने वाला है. क्योंकि ठीक है, अब पिछले 12 साल में एक्सक्लूजन का प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा रिप्रेशन है, लेकिन उससे पहले भी चीज़ें ख़राब थीं. और शायद मैं उस वक्त से ही ये एसोसिएशन ड्रॉ कर रहा हूँ कि क्या मुस्लिम्स भी रोहिंग्या के पोजीशन में कभी आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, जहाँ पे आपको इलीगल चैनल से माइग्रेट करना पड़ जाए दूसरे स्टेट में, जहाँ पे आप वाटर रूट्स के थ्रू भाग रहे हैं अपने जान बचाने के लिए. तो आपको लगता है क्या हिंदुस्तान में इसका पोटेंशियल है, या हिंदुस्तान के जो डेमोक्रेटिक और सोशल स्ट्रक्चर्स हैं वो इसको कंटेन कर लेंगे और ऐसा नहीं होगा हिंदुस्तान में? No, so there are some commentators who have mentioned that how the Indian situation vis-a-vis Muslims today is some one stage or the other of genocide or something like that. Recently, the US senator has also made that comment. So there are parallels, you can say, in some ways or the other. The only thing which I believe may not lead us to a similar situation is one, the diversity in India. So a unilateral, similar kind of a project which runs across the length and breadth of India, from Kerala to Kanyakumari or from the west coast to the east coast or something like that, that may not be probably possible. Because there are regions, those regions, even if they come to be consumed by some kind of a majoritarian framework, but their response to Muslims amongst them may vary, because in some places Muslims in such small numbers, and other places they could be seen as a threat, etc. So the situation is not same. Like for example, the Assam situation is not same as say the situation in Kerala. Right. Secondly, the proportion.
Muslims in India are not less than, I think, 200 million, राइट, and which is a huge proportion for any such kind of a exercise to take place. राइट, So what will happen is a new kind of a project altogether, a new kind of a right-wing imagination in which it is not necessarily, which may not require any extermination, extermination of Muslims as such, but then within but continuous oppression. तो वो आप कह रहे हैं कि विद इन द टेरिटरी वो कंटिन्यूस ऑपरेशन बना रहेगा, और आप ये भी कह रहे हैं, और शायद नहीं, that's a बना रहेगा नहीं, that's the project. that's the project, right. और एक सच्चाई ये भी है कि और शायद मेरी भी अंडरस्टैंडिंग यही है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, कि हिंदुत्व पॉलिटिक्स जो है वो अदराइजेशन ऑफ मुसलमानों पर डिपेंड करती है. Yeah. और अगर मुसलमान नहीं रहेंगे इस प्रोजेक्ट में तो वो हिंदुत्व पॉलिटिक्स सक्सीड ही नहीं कर पाएगी, वो आगे थ्राइव ही नहीं कर पाएगी. I'll just want to add to it is that there are some people, even amongst Muslim intellectuals, etc. I recently was part of a small discussion in India Islamic Cultural Center. 5-6 people were there, and one of them was those who has been a former election commissioner, and he's a part of that group which feels that Muslims should engage engage with RSS. They are actually engaging with RSS, Chief Mohan Bhagwat, and so on. Now, my concern is that how do we see? First of all, you have to understand this entire dispensation, this whole 100 years of the organization and its politics, its ideological, constructs through which it works, etc. तो अगर हमारी ये समझदारी है कि मुसलमानों को टारगेट करना सिर्फ उनका पॉलिटिकल नीड है, we may still think that okay, let us try to shift the politics. If they want numbers, we will join RSS, we will join BJP, and then this will be over altogether. तो ऐसे कई लोग हैं, जैसे कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच वाले लोग हैं, Right. जो कि सोच रहे हैं कि ज़्यादातर तो हो सकता है कि पावर हैज इट्स ओन फ्रेंड्स, राइट. तो वो देख रहे हैं कि चाहिए बदलते यही हुए है, मौसम को उसी मौसम के हिसाब से अपने आप को भी ढाल लिया जाए. लेकिन उसमें हो सकता है कुछ लोग ये भी सोच रहे हों कि अगर हम उनसे करीब आएंगे तो जो वेनम है, जो पॉइज़न है, वो हम जो है मिनिमाइज़ कर देंगे. जैसे भगवान शंकर ने जो है विष पी लिया था, है ना, तो उस तरह से हम करके जो है अपने आप को प्रूव करें कि हम भी आपसे कोई अलग नहीं हैं, हम आप ही की तरह हैं वगैरह. तो एक तो ये है कि इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, राइट. कि मुसलमानों को ठीक से समझ नहीं पाए हैं, इसलिए वो जो है इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, कि उन्होंने हिस्ट्री में किसी ने उनको बहका दिया है कि आपका जो है औरंगज़ेब ने ऐसे नहीं किया था, ऐसे किया था, आपकी समझदारी हिस्ट्री की गलत है, तो उसके बाद जो है सब चीज़ें सही हो जाएंगी. तो ये तो नाइविटी है, इसको मुझे यही समझ में आता है कि आपने या तो समझा नहीं है इसको. ये कोई हिंदुस्तान का अकेला एक्सपीरियंस नहीं है, ये हर जगह कई जगह पे इसी तरह के फैशिस्ट आइडियोलॉजिकल मूवमेंट्स हुए हैं, और बहुत हद तक सिमिलर भी हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. आप इंडियन फैशिज़म जो हिंदुत्व के थ्रू डेवलप हुआ है उसको ईज़िली आप जर्मन फैशिज़म से कंपेयर कर सकते हैं. उसके ज़्यादातर जो है मैकेनिज़्म, मेथड और आइडियोलॉजी वगैरह जो है ऑलमोस्ट सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, एक्सेप्ट फॉर मे बी हाउ दे अनफोल्ड इट इन प्रैक्टिस, वो डिफ़र कर सकता है. जैसे जर्मन फैशिज़म एक्सपेंशनिस्ट हो गया था, एडवेंचरिस्ट हो गया था,
ये शायद नहीं कर रहे हैं। बियॉन्ड टेरिटरीज, बियॉन्ड टेरिटरीज चला लेकिन गया। यहाँ पे भी एक ऐसी सोच तो है कि हम अखंड भारत की हाँ, right now I think they understand their military limitations and that is not on the card. तो वो मैं नहीं देख रहा हूँ एज सच। तो मुझे लगता है कि दैट इज़ व्हाट दे हैव लर्नड फ्रॉम जर्मन फैशिज्म इज कि इफ जर्मन फैशिज्म हैड रिमेन्ड probably within their own बाउंड्रीज तो शायद जर्मन्स को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो था नहीं कि ज्यूस को जो है टारगेट किया जा रहा है। इनफैक्ट कुछ कई सारे ज्यूस जो थे वो कोलैबोरेट भी कर रहे थे। एंड but when they became expansionists, then when they conquered France, sent armies to Russia here and there, Britain was under threat. That is what the allied forces came together. Right. तो शायद वो एक उन्होंने सीखी है वहाँ से, और probably वो expansionist idea अभी उस तरह से तो दिखता नहीं, although in the ideology it is there. Yes. That is what I meant to say when they talk about Akhand Bharat. It's an expansionist idea itself. बट नेवरदलेस बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें टाइम दिया और एक बहुत अच्छी गुफ्तगू को अंजाम दिया। मुझे लगता है कि जो लोग भी ये शो देखेंगे उनको उनके न सिर्फ नॉलेज में इजाफा होगा बल्कि साथ साथ जो मुसलमानों के सिटीजनशिप के जो सवाल हैं उसको लेकर बहुत क्लैरिटी बनेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें और हम उम्मीद करते हैं कि फिर हम दोबारा आपके साथ कभी कनेक्ट करेंगे। Thanks, Naus, for having me over. It was a wonderful experience. Thank you, sir.